हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 के लिए ये प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र के पहले 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर वीडियो को आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो नेक्स्ट पार्ट दैट मीन्स अगले क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी चैनल पर वीडियो तो देखते हैं लेकिन न ही वीडियो को शेयर करते हैं और न ही उसे लाइक करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले भी आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि चैनल पर हमने कक्षा 11 के लिए पूरा मैथमेटिक्स, कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी सोल्व कराया हुआ है बिल्कुल फ्री में। उसके बावजूद भी, आपके लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लाइक और शेयर नहीं करते तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरे लिए एक डीमोटिवेशन है। तो मैं भी मोटिवेट रहूं, साथ में आपको भी मोटिवेट करता रहूं और साथ ही आपको लगातार आपकी पसंद का जो भी कंटेंट है वो मैं पढ़ाता रहूं। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। तो फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को। पहला प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया था पिछले साल और प्रश्न है परमाणु का आकार मुख्यतया निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। नंबर 1 फर्मी, नंबर 2 एंगस्ट्रॉम, नंबर 3 माइक्रोन और नंबर 4 एक्स किरणें मात्रक द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्यारे दोस्तों फर्मी। परमाणु का आकार फर्मी में मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद है यदि चाल बटे वेग बराबर y हो तो y का मान निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। अगर चाल बटे वेग बराबर y हो तो y का मान होगा प्यारे दोस्तों लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा इसके लिए। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है आवर्धक लेंसों में प्रयुक्त होता है। आवर्धक लेंसों में प्यारे बच्चों कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो कौन सा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, इसका कारण बताता हूं क्यों है। देखो, अक्षमता जो होती है लेंस की, अक्षमता अधिक चाहिए आवर्धक लेंसों के लिए। अक्षमता फोकस दूरी की उल्टी होती है, इसलिए कम फोकस दूरी का अगर हम लेंस लेंगे तो उसकी अक्षमता अधिक होगी। 5वां प्रश्न है, यह भी 1 नंबर का ही पूछा गया है। आर तथा कैपिटल आर क्रम से आंतरिक प्रतिरोध तथा बाह्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हों तो खुले परिपथ में इनमें से कौन सा सही होगा। कैपिटल आर बराबर 0 होगा यानी बाह्य प्रतिरोध 0 होगा, या फिर बाह्य प्रतिरोध अनंत होगा। आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा या फिर आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा। तो भाई खुला परिपथ है हमारे पास। खुले परिपथ के लिए जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, आर इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अगर नहीं समझ आया है तो एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इधर साइड में एक्सप्लेन करते हैं। आपने सूत्र पढ़ा है V बराबर IR। ठीक है, यानी जो विभव है, विभवांतर है, वो धारा और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का वैल्यू निकालूं तो V बटे I हो जाएगा। अब खुले परिपथ के लिए धारा I का मान होता है 0। ठीक है, क्योंकि जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा धारा कैसे बहेगी। तो यहां से R का मान हो जाएगा V बटे 0। अब किसी भी संख्या के नीचे 0 अगर लिखा हो
तो वो हो जाता है अनंत, इसलिए r का मान हो जाएगा अनंत। देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है, यदि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान MKS पद्धति में g बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -11 हो तो CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। हमें इसने दिया है g का मान 6.67 गुणा 10 की घात -11। ओके, सबसे पहले हमें इस g का विमीय सूत्र लिख लेना है, और इसका विमीय सूत्र क्या है? देखिए g का विमीय सूत्र इसका विमीय सूत्र हो गया m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। अब अगर आप नहीं जानते कि विमीय सूत्र होता क्या है, अर्थात विमाएं होती क्या है, तो आपको ज़रूरत है मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखने की। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप विमाओं के बारे में नहीं जानते, विमीय सूत्र कैसे निकलता है नहीं जानते, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि विमीय सूत्र कैसे निकलता है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है जी का विमीय सूत्र लिखने में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से आपको जी का विमीय सूत्र निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। चैप्टर 1 जब मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने आपको MKS पद्धति से CGS पद्धति यानी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो बताया था। उस फॉर्मूले को लिखता हूँ। फॉर्मूला था N2 = N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 इसकी पावर C। ठीक है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने के लिए ये फॉर्मूला होता है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो आप देख रहे हो N1, ये पहली पद्धति में जो मान दिया गया है उसका मान है, यानी N1 का मान है हमारे पास 6.67 गुणा 10 की घात -11। ओके, और ये जो A है ये वाली घात है जो विमा के ऊपर लगी हुई है। M के ऊपर जो घात लगी है वो A का काम करेगी, L के ऊपर जो घात लगी हुई है वो B का काम करेगी, और T के ऊपर जो घात लगी हुई है वो C का काम करेगी। तो C का मान हो गया -2। ओके, देखिए अब M1 अपॉन M2 देखिए आप, M1 और M2 क्या है? यहाँ द्रव्यमान है। ठीक है, M1 है हमारा MKS पद्धति वाला, और M2 हम ले रहे हैं CGS पद्धति वाला। तो इसके लिए देखो MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया है 1 किलोग्राम, और CGS में 1 ग्राम होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया है 1 ग्राम। ठीक है, हमें जाना किस में है? CGS पद्धति में। तो आप इस किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और नीचे भी ग्राम है 1 ग्राम। ठीक है, या आप मान लो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 1000/1। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए L1/L2 क्या है? L1 है MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक जो मीटर में होता है, तो L1 हो गया 1 मीटर, और L2 है CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक जो सेंटीमीटर होता है, तो L2 हो गया 1 सेंटीमीटर। अब मुझे जाना है CGS पद्धति में, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 100 सेंटीमीटर लिख दिया, और बटे 1 सेंटीमीटर नीचे है। अब हम देख पा रहे हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 100/1। ओके, अब T1/T2 देखते हैं। T1 है MKS पद्धति में समय का मात्रक जो कि सेकंड होता है, तो T1 हो गया 1 सेकंड, और
T2 CGS पद्धति में समय का मात्रक है, CGS पद्धति में भी समय का मात्रक 1 सेकेंड होता है। तो इन दोनों को काटकर हमारे पास आया 1। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो अब N2 बराबर 6.67 गुना 10 की घात -11, M1 बटे M2 का मान आया है 1000 बटे 1, और A का मान क्या था? A का मान था -1 रख देते हैं, गुना L1 बटे L2 का मान आया है 100 बटे 1, और घात कितनी है? B का मान कितना है? 3 है, और T1 बटे T2 का वैल्यू है 1 बटे 1, और घात कितनी है? -2 है। ओके, देखिए आगे बढ़ाते हैं। 6.67 गुना 10 की घात -11, 1000 को 10 की घात 3 लिखा जा सकता है, और 3 की गुणा -1 के साथ अगर कराएंगे तो -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, 100 को 10 की घात 2 लिखा जा सकता है, और 2 की गुणा इस घात के साथ, ये तो घातांक सिद्धांत गणित में आपने पढ़ा ही है, और यहाँ 1 की घात कुछ भी हो तो 1 ही आता है भैया, बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -11। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -11 में जुड़ गया -3 और जुड़ गया 6। समझ रहे हो ना? 6.67 गुणा 10 की घात 11 और 3 हो गए 14, 14 में से 6 घटा दो ये, क्योंकि ये प्लस का है, तो -8 बच गया, और ये आ गया डाइन। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। समझ गए? तो ये बदल गया CGS में, और हमारे इस क्वेश्चन का यही आंसर है। 7वां प्रश्न पूछा गया था, यदि X तथा Y क्रमशः वर्नियर कैलिपर्स के एक खाने तथा मुख्य पैमाने के एक खाने का मान हो। X किसका मान है? वर्नियर कैलिपर्स के एक खाने का, और Y किसका मान है? मुख्य पैमाने के एक खाने का। ठीक है, तो वर्नियर नियतांक और अल्पतमांक ज्ञात करने को कहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ सूत्र लिखवाता हूँ वर्नियर स्थिरांक या वर्नियर नियतांक का। वर्नियर स्थिरांक या वर्नियर नियतांक ये होता है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, और इसमें से माइनस किया जाता है वर्नियर पैमाने के एक भाग के मान को, एक भाग का मान। और दोस्तों अगर हम देखें, इसी को हम कहते हैं वर्नियर पैमाने की अल्पतमांक, इसी को कहते हैं अल्पतमांक। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ फर्स्ट और सेकंड, यानी वर्नियर नियतांक और अल्पतमांक, वो दोनों ही कितने होंगे? मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है? y है, माइनस वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान कितना है? x है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड वर्नियर नियतांक और अल्पतमांक दोनों के लिए ही y माइनस एक्स जो है वो आंसर रहेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 8 है, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का आवर्धन m ज्ञात कीजिए। अब पता नहीं है कैसा प्रश्न है, इसमें कोई डिस्टेंस तो नहीं दी है, ना वस्तु की लंबाई दी है और ना प्रतिबिंब की लंबाई दी है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में आवर्धन पूछ लिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को मैं आपको चित्र बनाकर सोल्व कराता हूँ। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे उत्तल लेंस का। देखो उसके लिए करना क्या है,
हमें एक लाइन खींचनी है, हम 12 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हैं। इस लाइन के 4 हिस्से कर लो, 3-3 सेंटीमीटर के हिस्से हो जाएंगे 4, ठीक है। यहां हम लेंस बना लेते हैं, उत्तल लेंस है चूंकि ये, तो ये मान लीजिए लेंस बन गया। ये है इसका फोकस और ये है इसका द्वितीय फोकस, इधर द्वितीय फोकस। अब ये है इसका प्रकाशिक केंद्र, सी कहते हैं जिसे। यहाँ वस्तु लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी है। वस्तु यहाँ रखी है कहीं पर, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु O फॉर ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं इसको OO डैश नाम दे देता हूं। अब इससे किरणें चलेंगी, लेंस से अपवर्तित होंगी और फोकस से होकर जाएंगी, ठीक हो। इसको डैश कह देता हूं, F डैश टू F डैश, इसको F और टू F कह रहा हूं, ठीक है। दूसरे में क्या होगा देखो, दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र से होकर, प्रकाशिक केंद्र से होकर, और वो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। अब हम देखें ये किरणें इधर बढ़ाने पर तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो मैं इनको पीछे बढ़ा रहा हूँ, ये पीछे बढ़ा दी मैंने और ये भी पीछे बढ़ा दी मैंने। पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर मिल गई, ठीक है, यानी फोकस पर मिल गई और प्रतिबिंब बन गया सीधा और आभासी, ठीक है। प्रतिबिंब है इसलिए इसको I फॉर इमेज से निरूपित कर देता हूँ, I डैश कह देता हूँ। अब जो आवर्धन है, आवर्धन के लिए सूत्र होता है, वो सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। आवर्धन M बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। इसको हम I डैश बटे O डैश भी कह सकते हैं, ओके। या फिर इन शॉर्ट हम इसको I बटे O भी बुला सकते हैं। अब यहां आवर्धन जो है ना वो धनात्मक होगा, यहां आवर्धन धनात्मक होगा, धनात्मक कैसे होगा, क्योंकि यहाँ जो ये अक्ष देख रहे हो आप, इस अक्ष से ऊपर नापी गई जो दूरियां होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो धनात्मक होती है। या वस्तु इस अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक है, इसकी ऊंचाई या लंबाई जो भी है, और प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है ऊपर तो इसकी लंबाई भी धनात्मक होगी। तो धनात्मक के बटे में धनात्मक रखेंगे तो फिर से धनात्मक ही मिलेगा। समझ गए ना। लेंस की हर एक स्थिति के लिए मैंने आपको चित्र बनाने समझा रखे हैं, बिल्कुल बेहतर और बढ़िया तरीके से, एक बार में समझ आने वाले तरीके से। तो अगर आपको अभी तक भी ये नहीं पता कि इसकी कितनी स्थितियां होती हैं और चित्र कैसे बनते हैं, आरेख कैसे बनते हैं, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक डाल रहा हूं, उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूं जिसमें मैंने ये सभी चित्र बनाने सिखाए हैं, लेंस के लिए भी और दर्पण के लिए भी। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 9 है, किलोवाट घंटा को जूल तथा अर्ग के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, किलोवाट घंटा, चलिए व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो जूल है वो होता क्या है। जूल को हम वाट सेकंड भी कहते हैं, वाट सेकंड। और एक जूल में पता होने चाहिए आपको
1 जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास है 1 किलोवाट घंटा। अब हम इसको वाट सेकेंड में बदलेंगे। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। अगर हम इन दोनों की गुणा कराएं तो यहाँ आ जाएगा 3600 के साथ 1000 की गुणा कराने पर जो भी आएगा उसको लिखेंगे वाट सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम मानक रूप में लिख देते हैं। 3.6 गुणा 10⁻6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10⁻6 आ गया और वाट सेकेंड को जूल में दिखाया जा सकता है तो जूल लिख दिया हमने यहाँ पर। अब चूंकि हम जानते हैं कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। मैं आपको बताऊंगा कि ये अर्ग में कैसे निकलता है। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है वो हो चुका है, यहाँ तक पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का मात्रक होता है 1 जूल या जूल होता है, 1 जूल लिख लेते हैं हम यहाँ पर। बल का होता है न्यूटन, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 न्यूटन। और विस्थापन का होता है मीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 मीटर। न्यूटन को लिख सकते हैं 10⁵ डायन। ठीक है, डायन सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर गुणा 10⁻2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 को 10⁻2 लिखा जा सकता है। ओके, अब ये 10⁻7 आ गया। 10⁻7 डायन सेंटीमीटर और 10⁻7 डायन सेंटीमीटर को अर्ग भी बोला जाता है। तो 1 जूल में हो गया 10⁻7 अर्ग। समझ गए? इसलिए 1 किलोवाट घंटा इसको बदला था हमने 3.6 गुणा 10⁻6 जूल में। इसमें गुणा करा दो 10⁻7 की, तो ये आ जाएगा अर्ग में। यानी आ जाएगा 3.6 गुणा 10⁻13 अर्ग। समझ गए? ये होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला प्रश्न 10 है, परम आर्द्रता तथा विशिष्ट आर्द्रता में विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? ठीक है, ये पूछा गया है आपको क्लाइमेटोलॉजी से, यानी जलवायु विज्ञान से। तो परम आर्द्रता के लिए मैं बताता हूँ आपको, किसी तापक्रम पर वायुमंडल में इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प का द्रव्यमान। समझ गए? किसी तापक्रम पर, कोई भी ताप हो, उस पर वायुमंडल में इकाई आयतन में यानी 1 घन सेंटीमीटर या 1 घन मीटर आयतन में उपस्थित जलवाष्प का जो द्रव्यमान होता है वो परम आर्द्रता कहलाता है। ठीक है, मैंने लिख दिया है, परम आर्द्रता किसी तापक्रम पर वायुमंडल में इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प का द्रव्यमान ही परम आर्द्रता कहलाता है। अब इसके बाद आपको पूछा गया है विशिष्ट आर्द्रता बताइए। विशिष्ट आर्द्रता, तो विशिष्ट आर्द्रता को समझ लीजिए। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यहाँ आयतन में है और यहाँ इकाई भार में, तो विशिष्ट आर्द्रता होती है इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा। लिखते हैं इसको, नोट डाउन करते हैं।
ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है एक गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर है। गोले की त्रिज्या तथा आयतन की गणना कीजिए। सबसे पहले हमें गोले की त्रिज्या कुछ मान लेनी है, तो हम मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, तब हमें दिया है गोले का पृष्ठ बराबर गोले का आयतन गोले के पृष्ठ के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं 4 पाई r², और गोले के आयतन के लिए 4/3 पाई r², पाई r³। ओके, अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, r² से क्यूब हट गया, तो हमारे पास 1 = r/3 रह गया, या यहाँ से त्रिज्या का मान आ गया 3 की गुणा 1 के साथ हो गई, 3 आ गया त्रिज्या का मान। अब हमें जैसा कि बोला गया था त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या हमने ज्ञात कर दी है। गोले के आयतन की गणना करनी है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 पाई r के स्थान पर 3 रख देंगे, इसकी घात 3 हो जाएगा। 4/3 पाई गुणा 27 हो जाएगा, 3 नम 27, 9 चौक 36 पाई आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे घन मात्रक में। समझ गए? तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए, आपको इनकी नीड है, तो हम भी उससे मोटिवेट होते हैं और आगे आपके लिए और भी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।